फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हाउ टू मेक पीएस यानी कि पेरीफेरल स्मेयर का निर्माण हम कैसे करते हैं, और इसमें हम लोगों ने कई पॉइंट्स को क्लियर किया था। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेनिंग क्या होता है, यानी कि जो पेरीफेरल स्मेयर हमने बनाया है उसका हम स्टेनिंग कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि स्टेन क्या होता है। तो स्टेन एक प्रकार की रंगने की प्रक्रिया होती है। स्टेनिंग हमारे एक प्रकार की रंगने की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम सेल्स या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्मेयर में जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, हम लोग देख पाते हैं, उनका एग्जामिन कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सीधे आप स्मेयर बना के और इसको अगर माइक्रोस्कोपिक करते हैं तो आपको सारे सेल क्या देखेंगे, एक जैसे दिखेंगे, या फिर कुछ सेल्स दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इसमें आप कोई अलग प्रक्रिया नहीं, यानी कि सेल्स को अलग अलग करने की कोई प्रक्रिया यूज नहीं की है। तो अगर आप इसको क्या करते हैं, स्टेन कर देते हैं, तो वे अपने अनुसार क्या करते हैं, अलग अलग कलर को ले लेते हैं और आपको क्लियरली माइक्रोस्कोप में दिखने लगते हैं और हम अपना एग्जामिन सही से कर लेते हैं। तो ये यूज होता है हमारे स्टेनिंग का। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डाइज क्या होते हैं या फिर स्टेन्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल द बायोलॉजिकल स्टेन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइज व्हिच हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर स्पेशल पर्पज दैट मीन टू द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल डिटेल्स ऑफ ब्लड सेल एंड टिश्यू माइक्रोस्कोपली। यानी कि ये जो डाई होता है ये क्या होते हैं, या फिर जो स्टेन होते हैं ये डाई के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, ऑल द बायोलॉजिकल स्टेन यानी कि जितने भी बायोलॉजिकल स्टेन होते हैं वो प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाई के द्वारा बने होते हैं, जिनका हम स्पेशल यूज करते हैं किसमें, हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं ब्लड सेल का, या फिर उनका मार्फोलॉजिकल, या फिर टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अदर हम बैक्टीरिया जो है या फंगस है उनका भी एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये डाइज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, डाइज को मेनली टू पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है ये नेचुरल डाई और दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक डाई। नेचुरल डाई से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसको हम क्या करते हैं, नेचुरली प्राप्त करते हैं, यानी कि स्टेक फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अगर हम बात करें हीमोटॉक्सिलिन की, तो ये लॉन्ग वुड ट्री है और इसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। ये इसका नाम जो है आपके ट्री का वो है हेमेक्टोक्सिलम कार्पोसियम। ठीक है, नहीं सॉरी, कार्पेचेनम। ठीक है, हेमोटॉक्सिलम कार्पेचेनम से इसकी प्राप्ति हम करते हैं, किसकी, हेमोटॉक्सिलिन की, जो कि एक प्रकार का डाई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे लिटमस की, तो ये भी हमारे लाइकेन से प्राप्त होता है, और सेफ्रानिन भी हमारा एक नेचुरल डाई है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंथेटिक डाई, यानी कि हम इसका प्रिपरेशन करते हैं, और हम बात करें सिंथेटिक डाई की, तो इसको हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, पहला हमारा हो जाएगा एसिडिक डाई, दूसरा हो जाएगा आपका बेसिक डाई, और तीसरा हो जाएगा आपका न्यूट्रल डाई स्टेन। यानी कि हम डाई भी कह सकते हैं इसको, और इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये एसिडिक डाई कौन से होते हैं और बेसिक डाई कौन से होते हैं, तो एसिडिक डाई में हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं इयोसिन को, किसको, इयोसिन को इसमें कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूसिन को रख सकते हैं। ठीक है, और कांगो रेड को रख सकते हैं। ये सब हमारे जो स्टेन्स हैं ये क्या हैं, नेचुरल हैं। ठीक है, सॉरी नेचुरल नहीं, इनको हम कहेंगे कि ये सिंथेटिक डाई के बेसिक डाई, सॉरी एसिडिक डाई में आते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिक डाई में, तो आपका हो जाएगा मेथिलीन ब्लू, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट, मेलाकाइट ग्रीन, बेसिक फ्यूजन, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके बेसिक डाई के रूप में आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे नेचुरल डाई की, तो नेचुरल डाई में आपके बताया कि हीमोटॉक्सिन है, लिटमस है जो कि हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं, सेफ्रानिन है, ये सब आपके नेचुरल डाई हैं। सिंथेटिक डाई में आप 3 प्रकार के हुए, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक में आपके हो जाएंगे इयोसिन, ठीक है, और फिर बेसिक में बात करें तो हम आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे मेथिलीन ब्लू, ठीक है, सेफ्रानिन, ये सब आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे बेसिक डाई के रूप में आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूट्रल डाई, ठीक है, जो कि एक सिंथेटिक डाई का प्रकार है न्यूट्रल डाई, और न्यूट्रल डाई क्या होता है कि ये ना कि बेसिक होता है ना कि एसिडिक होता है। तो ये आपका जो होता है वो होता है रोमनोवस्की स्टेन, तो जो कि हम हेमेटोलॉजी में यूज करते हैं। रोमनोवस्की स्टेन एक प्रकार का न्यूट्रल डाई है। ठीक है, या फिर न्यूट्रल स्टेन है। अब हम डिटेल करने वाले हैं रोमनोवस्की स्टेन के बारे में, और इसमें हम डिटेल करेंगे लिस्मन स्टेन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रोमनोवस्की स्टेन, तो इन 1819 Romanowski discovered that when the alkali added to methylene blue, it prepared oxidation to methylene blue and form polychrome methylene blue and form polychrome methylene blue, which further combined with eosin to form methylene blue azores। ठीक है, यानी कि ये जो रोमनोवस्की स्टेन होता है
इसका जो खोज है वो किसने किया था, रामानुस्की एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। इनमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का मेथिलीन, जैसे ब्लू है आपका, मेथिलीन ब्लू है, ये आपका बेसिक डाई होता है, ठीक है। और इयोसिन जो होते हैं आपके क्या होते हैं, एसिडिक डाई होते हैं, ठीक। बेसिक डाई और इयोसिन क्या होते हैं यहाँ पे, एसिडिक डाई होते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन जब किया जाता है तो एक एजोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एजोर का फॉर्मेशन होता है, हम आपको जब अभी एक इमेज के माध्यम से दिखा देंगे कि एजोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल डाई या स्टेन कहते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रोमानस्की स्टेन की प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, यानी कि किस बेस पे ये काम करता है। तो फ्रेंड्स ये आपको बता दें कि ये न्यूट्रल डाई है, इसमें एक पार्ट एसिडिक होता है और एक पार्ट क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक की बात करें तो मेथिलीन, जो मेथिलीन ब्लू होता है आपका क्या होता है, बेसिक होता है। और अगर बात करें इयोसिन की तो इयोसिन आपका क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर का होता है। इसी के बेस पे आपका ये प्रिंसिपल भी आधारित है। चलिए हम देखते हैं। एसिडिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर बेसोफिलिक, यानी कि अगर बात करें बेसोफिल की तो ये क्या होते हैं, आपके एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। तो एसिडिक कंपोनेंट ऑफ सेल एसिडिक इन नेचर, जो एसिडिक इन नेचर में होते हैं, एंड स्टेन बाय बेसिक डाई, जो एसिडिक कैरेक्टर के होंगे वो किसके द्वारा स्टेन होंगे, बेसिक डाई के द्वारा स्टेन होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो एसिडिक यहाँ पे होंगे, एसिडिक सेल्स होंगे, ठीक है। अगर हम एसिडिक सेल में बात करें तो आपके बेसोफिल्स आते हैं, ठीक है। बेसोफिल आपके किस में आते हैं, एसिडिक सेल में आते हैं। और एसिडिक सेल किससे डाई होंगे, बेसिक डाई से डाई होंगे, ठीक है, सॉरी बेसिक डाई से स्टेन होंगे, ठीक है, बेसिक डाई से स्टेन होंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि बेसिक जो सेल होते, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर के जो सेल होंगे वो किससे होंगे, एसिडिक डाई के द्वारा स्टेन होंगे। तो यही इनका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक, प्रिंसिपल यही होता है कि जो एसिडिक डाई होंगे वो बेसिक के द्वारा, और जो एसिडिक सेल होंगे वो बेसिक सेल के द्वारा, और जो बेसिक सेल होंगे वो एसिडिक डाई के द्वारा स्टेन होते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पे एसिडोफिलिक जो होते हैं, ठीक है, वो बेसिक इन नेचर होते हैं और स्टेन बाई एसिडिक डाई, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि जो एसिडिक सेल होंगे वो बेसिक डाई के द्वारा, और जो बेसिक सेल होंगे वो एसिडिक डाई के द्वारा स्टेन होते हैं। यही रोमानस्की स्टेन का क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे न्यूट्रोफिल की, ठीक है, जो कि दोनों कैरेक्टर शो करता है, तो वो दोनों तरीकों से मिलके स्टेन होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले यहाँ पे टाइप ऑफ रोमानस्की स्टेन की। फ्रेंड्स अगर हम रोमानस्की स्टेन की बात करें तो ये कम से कम आपके 8 प्रकार के होते हैं। अलग अलग इनमें क्या होते हैं, कंपोनेंट अलग अलग कंपोजिशन में होते हैं। उसके आधार पे इसको हम क्या करते हैं, 8 भागों में डिवाइड कर दिए। पहला आपका जो हो जाएगा लिस्मैन स्टेन, दूसरा हो जाएगा आपका राइट स्टेन, तीसरा जो हो जाएगा आपका जिम्सा स्टेन, चौथा हो जाएगा जेनर स्टेन, पांचवा हो जाएगा आपको फील्ड स्टेन, ठीक है। 6 हो जाएगा मैकग्रिगनार्ड जिम्सा स्टेन, यानी कि MGG इसको कहते हैं, MGG स्टेन भी कहते हैं, मैकग्रिगनार्ड जिम्सा स्टेन। आपका 7th हो जाएगा JSB स्टेन, ठीक है। और आपका 8 हो जाएगा क्या हो जाएगा, जेनर जिम्सा स्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम रोमानस्की स्टेन को हम फर्दर कितने भागों में, 8 भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। या फिर इसको कह सकते हैं कि रोमानस्की स्टेन आपके 8 प्रकार के स्टेन होते हैं, ठीक है। इसमें आपके लिस्मन स्टेन, राइट स्टेन, जिम्सा, जेनर, फील्ड्स, MGG, JBS स्टेन और जेनर जिम्सा स्टेन क्या होते हैं, इंक्लूड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो लिस्मन स्टेन है, यहाँ पे आप पहले स्टेन देख रहे होंगे जो कि आपके प्रकार है रोमानस्की स्टेन का, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मोस्टली हेमेटोलॉजी के लैब में यूज किया जाता है। हेमेटोलॉजी में आपके लिस्मन स्टेन और बात करें यहाँ पे जिम्सा स्टेन, ये मोस्टली आपके हेमेटोलॉजिकल लैब में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम लिस्मन स्टेन या फिर लिस्मन पाउडर का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप मार्केट में जाएंगे और अगर लिस्मन पाउडर मांगेंगे तो आपको लिस्मन पाउडर मेनली मिल जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि लिस्मन पाउडर का हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं या फिर जो दुकान वाले बेच रहे होते हैं उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो लिस्मन पाउडर में आपका जो मेथिलीन ब्लू होगा वो 1 ग्राम का होगा, ठीक है। 1 ग्राम का क्या होगा, मेथिलीन ब्लू होगा। 0.5% सोडियम कार्बोनेट आपका होगा 100 ml का, और इयोसिन जो आपका होता है यहाँ पे वो होगा 100 ml का, ठीक है, जो कि 0.1% का होगा। इयोसिन आपका क्या होगा, कुछ कैरेक्टर का होगा, आपको पता है कि एसिडिक कैरेक्टर का होगा, और मेथिलीन ब्लू क्या होगा आपका, ये बेसिक कैरेक्टर का होगा। यही जो दोनों कंबाइन होते हैं और एजोर का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं कि ये न्यूट्रल स्टेन के रूप में हम इसको जानने लगते हैं, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि लिस्मन पाउडर जो होता है या फिर जो लिस्मन स्टेन होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों चीज़ को हम लेकर इनका फिर निर्माण कैसे कर सकते हैं लिस्मन पाउडर का। तो लिस्मन पाउडर के जो निर्माण के लिए यहाँ पे जो प्रोसीजर लिखा है, डिजॉल्व मिथाइल ब्लू इन सोडियम साइट्रेट सोल्यूशन बाय हीटिंग मिक्सचर एट 56 टू 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 आवर्स, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, मिथाइल ब्लू लेंगे और सोडियम कार्बोनेट का जो मिक्सचर है, जो हमने यहाँ पे मात्रा लिया है, इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और हीट करेंगे 56 से 65 डिग्री तक। कितने देर के लिए, 12 घंटे के लिए। फिर इसको क्या कर देंगे, छोड़ देते हैं। कोल्ड एंड कीप, 12 घंटे के लिए गर्म करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे और फिर छोड़ देंगे इसको रूम टेम्परेचर पे 10 दिन के लिए, ठीक है। 10 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पे इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। किसको, मिथाइल ब्लू और सोडियम कार्बोनेट के मिक्सचर को, ठीक है। कब, 56 से 65 डिग्री गर्म करने के बाद। अब क्या कर देंगे, इसमें एड इक्वल वॉल्यूम ऑफ ईओसिन। इसके बाद में क्या करेंगे, जो हमारा ये मिक्सचर है मिथाइल ब्लू और सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, इसमें क्या करेंगे, इक्वल मात्रा में हम क्या करेंगे, ईओसिन को डाल देंगे, ठीक है। मिक्स बेल दोनों को अच्छे से मिलाएंगे एंड केप्ट एट RT यानी कि रूम टेम्परेचर पर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे 6 से 12 घंटे के लिए, ठीक है। 6 से 12 घंटे के लिए इसको हम क्या करेंगे, रूम पे छोड़ देंगे, ठीक। फिल्टर द मिक्सर थ्रू द फिल्टर पेपर एंड द कलेक्ट प्रेसिपिटेट ऑन फिल्टर पेपर, ठीक है। यानी कि अब क्या करेंगे, जो हमारा ये पूरा मिक्सचर तैयार हुआ है, इसको क्या करेंगे, हम फिल्टर कर देते हैं फिल्टर पेपर की सहायता से। फिल्टर पेपर की सहायता से क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे और जो प्रेसिपिटेट है वो आपके फिल्टर पेपर पे ऊपर आ ही जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, जो हमारा ये PPT है, इसको क्या करेंगे, हम ड्राई करेंगे। क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। और कैसे ड्राई करेंगे, हम रूम टेम्परेचर पे इसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका पाउडर बना लेंगे, ठीक है। जो हमारा PPT प्राप्त हुआ था उसका क्या करेंगे, हम फिर पाउडर बना लेंगे ड्राई करने के बाद। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहले आप मिथाइल ब्लू लेंगे और फिर सोडियम कार्बोनेट लेंगे। जो मात्रा यहाँ पे दिया गया उसको उतनी मात्रा में लेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप 56 से 65 डिग्री पर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे 12 घंटे के लिए। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं 10 दिन के लिए, ठीक है। 10 दिन बाद क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, इक्वल मात्रा में क्या मिलाएंगे, ईओसिन मिलाएंगे, जो कि एसिटिक कैरेक्टर का होता है। और उसके बाद में हम इसको 6 से 12 घंटे के लिए फिर छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इस मिक्सर को क्या करेंगे, हम फिल्टर करेंगे और फिल्टर के ऊपर जो हमारा प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा यानी कि PPT जो प्राप्त होगा उसका क्या करेंगे, इसको हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम क्या बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा लिस्मन पाउडर तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये लिस्मन पाउडर तैयार हुआ है, ठीक है, लिस्मन पाउडर जो हमारा तैयार हुआ है, इसका हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे लिस्मन स्टेन के लिए, ठीक है। यानी कि हम पूरा अच्छे से लिस्मन स्टेन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लेंगे, लिस्मन जो पाउडर प्राप्त हुआ है उसमें से हम 1 ग्राम लिस्मन पाउडर लेंगे, ठीक। और फिर हम लेंगे मेथेनॉल, जो कि आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा एसीटोन फ्री होना चाहिए। आप क्या लेंगे, मेथेनॉल लेंगे, जो कि आपका क्या होगा, एसीटोन फ्री होगा। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो आपका ये लिस्मन पाउडर होता है, ठीक है, लिस्मन पाउडर होता है, ये आपका वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। इसीलिए उसके जगह पे हम क्या करते हैं, मेथेनॉल लेते हैं। मेथेनॉल आपका क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन हम वहाँ पे एसीटोन फ्री रखते हैं। क्यों, क्योंकि एसीटोन जो होता है वो क्या होता है, डिकलराइजेशन के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में, डिकलराइजेशन, यानी कि कलर को हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो हम इसको, अगर एसीटोन आपका मिला होगा तो आपके क्या हो जाएंगे, जो स्टेन होंगे वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा डिकलराइज हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो स्मेल होगा, तैयार होगा, वो सही से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नहीं देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो मेथेनॉल लेंगे उसको हम एसीटोन फ्री रखेंगे। तो फ्रेंड्स, लिस्मन पाउडर आप 1 ग्राम लेंगे, ठीक है, और मेथेनॉल लेंगे आप कितना, एसीटोन फ्री वाला 500 ml एसीटोन मेथेनॉल लेंगे, जो कि एसीटोन फ्री होगा। और लिस्मन पाउडर लेंगे 1 ग्राम। फिर क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, वार्म द मिक्सचर 50 डिग्री, यानी कि इसको आप गर्म करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस तक 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए इसको आप गर्म करेंगे। किस में गर्म करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में गर्म करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप इसको फिल्टर कर देंगे और इसको हम फिर यूज कर सकते हैं 2 दिन बाद, ठीक है। 2 दिन बाद इसका हम यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, लिस्मन पाउडर लेंगे 1 ग्राम,
500 ml आप क्या लेंगे, मेथनॉल लेंगे। दोनों को गर्म करेंगे कितना, 50 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद में आप क्या करेंगे, फिल्टर इसको कर लेंगे। उसके बाद में 2 दिन बाद ये यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं लिसमन पाउडर का, और साथ में हम फिर जो लिसमन स्टेन है उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर लिसमन स्टेनिंग कर रहे हो तो आपको आवश्यकता होती है बफर वाटर की। ठीक है, क्यों बफर वाटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि बफर वाटर क्या काम करता है, ये आपकी पीएच को मेंटेन रखता है। तो हम आपको बता दिए कि जो आपका यहाँ पे लिसमन स्टेन है वो आपका न्यूट्रल है, तो इसीलिए आपको पीएच मेंटेन रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हाउ टू मेक बफर वाटर, यानी कि हम बफर वाटर का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम बफर वाटर के रूप में सोरेनसन बफर का यूज करते हैं। किसका, सोरेनसन बफर लिख दे रहे हैं, सोरेनसन बफर का यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या लेंगे। आप लेंगे एनहाइड्रस डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, जिसका फार्मूला होता है NaHPO4। ठीक है, इसका मात्रा जो होगा 0.47 ग्राम। ठीक है, उसके बाद लेंगे एनहाइड्रेट पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट, इसका फार्मूला होगा आपका KH2PO4, इसकी मात्रा आपकी होगी 0.46 ग्राम। और फिर आप लेंगे डिस्टिल वाटर, जो कि आपका लगभग 1 लीटर होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, इनको डिजोल्व कर देंगे, डिजोल्व द फास्फेट इन डिस्टिल वाटर एंड चेक द पीएच। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा फास्फेट है इसको क्या कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे। उसके बाद हम पीएच को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, पीएच पैमाना के द्वारा, और उसका पीएच जो आपका हाई बफर का, उसका कितना पीएच होना चाहिए, 6.8 इसका पीएच होना चाहिए। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करने के बाद बफर का पीएच जरूर चेक करें। ठीक है फ्रेंड्स, हमने लिसमन स्टेन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा पीएस है यानी कि पेरिफेरल स्मेयर है, उसका हम स्टेनिंग लिसमन स्टेन के द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट को मेंशन किया है, उसको एक एक करके देखते हैं और समझते चलते हैं। प्लेस द पीएस ऑन द स्टेनिंग रॉक, यानी कि पहला प्रोसीजर आपका यही है कि आपको जो स्लाइड है उसको आपको क्या करना है, यानी कि पेरिफेरल स्मेयर है उसको आपको स्टेनिंग रैक पे रखना है। आपकी जो लैब में स्टेनिंग रैक है उस पर अपने पीएस को रखना है। पोर द स्टेन ऑन स्लाइड विथ ए ड्रॉपर एंड काउंट द ड्रॉप एंड कवर द होल स्लाइड विथ द स्टेन, यानी कि आपको एक ड्रॉपर लेनी है और ड्रॉपर से आपको लिसमन स्टेन को उठाना है, और उसके बाद में पूरी स्लाइड यानी कि होल करना है, आपको होल कवर करना है, आपको पूरी स्लाइड को कवर करना है। तो आप पूरे स्लाइड पे क्या करेंगे, लिसमन स्टेन को ड्रॉपर की सहायता से क्या करेंगे, पोर कर देंगे। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट बाद, ठीक है, पोर डबल द नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ बफर वाटर, और बफर वाटर आपका कौन सा होगा, सोरेनसन फास्फेट बफर और डिस्टिल वाटर ऑन द स्लाइड एंड मिक्स बफर विथ स्टेन यूजिंग ए ड्रॉपर, यानी कि 2 मिनट बाद आप क्या करेंगे, इसी स्टेन के ऊपर, इसी लिसमन स्टेन के ऊपर आप डबल नंबर यानी कि 2 गुना में आप क्या करेंगे, बफर वाटर को डालेंगे। अगर आपके पास बफर वाटर नहीं है तो आप वहाँ पे डिस्टिल वाटर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप बफर वाटर का प्रयोग जरूर करें, डिस्टिल वाटर उतना सही एग्जामिनेशन नहीं देगा। तो 2 मिनट के बाद आपको क्या करना है, किसके 2 मिनट के बाद, लिसमन स्टेन जब आप पोर करे थे उसके 2 मिनट के बाद आपको क्या करना है, बफर वाटर को डालना है, और कितना डालना है, डबल नंबर में, यानी कि जितना आपने लिसमन स्टेन को डाला उससे डबल नंबर आपका ये होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, फिर अपने जो आपका यहाँ पे ड्रॉपर है उस ड्रॉपर की सहायता से आपको क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है। मिक्स कैसे करेंगे, एक बार ड्रॉपर में आप अपना फिल कीजिए इस स्लाइड से दोनों के मिक्सर को, फिर क्या कर दीजिए, फिर पोर कर दीजिए, फिर उठाइए, फिर पोर कर दीजिए। इस तरह से आपका लिसमन स्टेन और बफर वाटर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। लेट द स्लाइड बी स्टेन बाई दिस मिक्सर फॉर 15 to 30 मिनट, यानी कि अब इस स्लाइड को 15 से 30 मिनट के लिए आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। पोर रनिंग वाटर फ्रॉम ऑन द स्लाइड ऑफ द स्लाइड, ठीक है, आप ऑन द साइड ऑफ द स्लाइड, यानी कि आप क्या करना है, आपको स्लाइड को उठाना है और रनिंग वाटर की सहायता से आपके स्लाइड के पिछले भाग को क्या करना है, वॉश करना है, क्योंकि जो आपका फालतू जो स्टेनिंग हो जाते हैं पीछे की तरफ वो आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ड्राई अप, इसको ड्राई करेंगे एंड स्लाइड इज रेडी फॉर एग्जामिनेशन, और आपकी जो स्लाइड है यानी कि पीएस है, पेरिफेरल स्मेयर है, आपका एग्जामिन के लिए तैयार है। ठीक है फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि जो लिसमन स्टेन का प्रोसीजर होता है उसमें क्या क्या सोर्स ऑफ एरर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला आपका सोर्स ऑफ एरर होने वाला है वो आपका बफर में ही होने वाला है। बफर का आपका पीएच होना चाहिए कितना, 6.8,
इससे अगर ऊपर या फिर नीचे होगा तो आपका जो स्टेनिंग का प्रोसीजर है या फिर जब हम आप एग्जामिन करने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दिक्कत मिलेगी। क्या दिक्कत हो सकता है? इफ़ द पीएच ऑफ बफर इज टू एसिडिक देन रेड सेल पिंक, यानी कि अगर आपका बफर एसिडिक कंडीशन में हो जाता है तो क्या हो जाएगा, रेड सेल जो होगा वो पिंक शो करने लगेगा और WBC आपका जो है वो वेरी लाइट दिखने लगेगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। और अगर पीएच यानी कि बफर का जो पीएच है वो क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है, तो आपका रेड सेल जो है वो ब्लू दिखने लगेगा और WBC जो है आपका क्या हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक शो होने लगेगा माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके जो सोर्स ऑफ एरर हो सकते हैं उसको हमने मेंशन किया, इस पर आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो बफर है वो उसका पीएच आपका 6.8 होना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट के बारे में कि अगर आपका स्टेनिंग हो गया है और आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो किस तरह से होगा, यानी कि आप जब माइक्रोस्कोपी में देख रहे हैं तो आपको सेल्स हैं वो किस तरह से दिखेंगे। तो अगर हम बात करें रेड सेल की तो आपकी वो पिंक होंगे। ठीक है, इस्नोफिल्स की बात करें, इस्नोफिल में ग्रेन्यूल्स की बात करें तो आपके रेड और ऑरेंज कलर के होंगे। बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स की बात करें तो आपके ब्लूइश ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल की तो ये क्या होंगे, लिलैक कलर के होंगे कंबाइन विथ एजोर ऑन द स्टेन, यानी कि ये एजोर के द्वारा क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, इनका कलर होगा लिलैक होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इनकी साइटोप्लाज्म की तो साइटोप्लाज्म का फेंट पर्पल कलर का होगा। किस कलर का होगा, फेंट पर्पल कलर का इनका क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स रेड सेल्स, ठीक है, पिंक, और यहाँ पे हम स्नोफिल्स ग्रीन की रेड ऑरेंज, बेसोफिल्स ब्लूइश ब्लैक, न्यूट्रोफिल्स लिलैक और फिर साइटोप्लाज्म आपका फेंट पर्पल कलर के यहाँ पे शो होंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, इसमें कई प्रकार करेक्टर हैं, कई प्रकार के, यानी कि एसिडिक करेक्टर भी है, बेसिक करेक्टर भी है। ठीक है, और कुछ न्यूट्रल हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल स्टेन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारा बैलेंस हो जाए, जो एसिडिक है वो बेसिक के द्वारा स्टेन हो जाए और जो बेसिक है वो एसिडिक के द्वारा स्टेन हो जाए। इसीलिए हम यहाँ पे न्यूट्रल स्टेन का यूज करते हैं। और न्यूट्रल स्टेन हमारा कौन सा है, रोमानस्की स्टेन है, और उसमें हम क्या करते हैं, रोमानस्की में लिस्मन स्टेन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो रेटिंग के रूप में आप लाइक बटन और वैल्यूएबल कमेंट मेंशन कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो और आगे की पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त PMLT DMLT या फिर अदर पैरामेडिकल क्लासेस कोर्सेज कर रहे हैं तो इनको आप शेयर करना ना भूलें।